नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इकाई 2 की बात करने वाले हैं हम कला शिक्षा की। वेरी इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। क्या क्या एग्जाम में आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। दोस्तों वीडियो पे बिना स्किप किए हुए देखते रहें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा क्रम में कक्षा शिक्षा को एक विषय के रूप में क्यों समाहित किया गया है? कला शिक्षा को एक विषय के रूप में क्यों समाहित किया गया है? शिक्षा से जुड़े चिंतकों के अनुसार कक्षा बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए कला बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर शिक्षाविदों ने शिक्षाक्रम के अन्य विषयों की भांति कला शिक्षा को भी एक विषय के रूप में समाहित किया है। बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए कला की आवश्यकता होती है। कला सिखाने का क्या तात्पर्य है? 2016 में आएगा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। कला सिखाने का तात्पर्य है केवल हाथ के काम में दक्षता हासिल करना नहीं होता। हाथ के काम में दक्षता हासिल करना नहीं होता, अपितु कला शिक्षा के पीछे व्यक्ति के चरित्र निर्माण, उसके सामाजिक बोध एवं सौंदर्य बोध का विकास करने का उद्देश्य होता है। उसका मानसिक विकास भी जो है कला शिक्षा के द्वारा होता है। कला शिक्षण क्यों आवश्यक है? कला शिक्षण क्यों आवश्यक है? दैनिक जीवन में कला सौंदर्य हेतु दैनिक जीवन में कला सौंदर्य हेतु, भारतीय जीवन में कला बोध हेतु, वस्तुओं के निर्माण में सौंदर्य बोध हेतु, प्रकृति से परिचय, बंधुत्व हेतु, सचेतता हेतु। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई संस्कृति या सभ्यता उच्च कोटि की थी अथवा नहीं, उपरोक्त कथन किस आधार पर कहा जाता है? कोई सभ्यता है जो ऊंची कोटि की है या नीची कोटि की है, इसका पता कैसे लगेगा? पुरातत्व विभाग द्वारा खोज निकाली गई वस्तुओं के आधार पर। पुरातत्व विभाग के द्वारा खोज निकाली गई वस्तुओं के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 7, जो चीज़ें आदमी बनाए वे खूबसूरत हों, उसके लिए सबसे पहले आवश्यकता क्या है? उसके लिए पहली आवश्यकता है समाज के हर व्यक्ति को सुंदर वस्तु चुनने की विवेकपूर्ण बुद्धि हो। सबसे पहले आदमी को सुंदर वस्तुएं बनाने के लिए सुंदर सुंदर चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर हम घटिया चीज़ें ले रहे हैं, बुरी चीज़ें ले रहे हैं, गंदी चीज़ें ले रहे हैं, तो गंदा ही चित्र बनेगा। कलाकार कितने प्रकार के होते हैं? एक तो वो जो केवल आंतरिक बोध इंस्टीट्यूशन के द्वारा सृजन करते हैं। कलाकार का दूसरा प्रकार वह होता है जिसमें सृजनात्मक का आधार बौद्धिक होता है। मुक्त अभिव्यक्ति से क्या परिभाषा है? मुक्त अभिव्यक्ति है कला के किसी भी माध्यम को बालक द्वारा सुप्रेरणा से अभिव्यक्ति देना ही मुक्त अभिव्यक्ति कहलाता है। किसी भी माध्यम को बालक द्वारा सुप्रेरणा से अभिव्यक्ति देना। कला सृजन में मुक्त अभिव्यक्ति क्या है? कला सृजन में मुक्त अभिव्यक्ति क्या है? कला सृजन में मुक्त अभिव्यक्ति कला शिक्षण की प्रमुख विधि है। अगला दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कला क्या है? कला शिक्षा के अर्थ एवं संकल्पना को उदाहरण सहित समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, रट लीजिए इसको। कला शिक्षा सीखने का प्रारंभिक क्षेत्र है। कला शिक्षा सीखने का प्रारंभिक क्षेत्र है जो सौंदर्य शास्त्र के अनुभवों को शिक्षण में ढूंढता है। कला विचारों का प्रकटीकरण है, विचारों को प्रकट करने का कार्य करती है। मानवीय कल्पना कौशलों एवं नवजातों से सृजित होते हैं। कहा जाता है कि संगीत भावनाओं की आवाज़ है। संगीत जो है वो भावनाओं की आवाज़ है। यहाँ तथ्य कला के अन्य रूपों पर भी लागू होता है। संवेदनाएं एवं एक प्रकार के स्वयं की खोज है। संवेदनाएं एक प्रकार से स्वयं की खोज है। ड्राइंग मस्तिष्क की आंतरिक परतों को खोलता है। मूर्तिकला आंतरिक स्व का दर्पण है जो कि मूर्तियों में प्रकट होता है। इसे ही हम कला शिक्षण कहते हैं। कला शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है इसके? पहला उद्देश्य है कला शिक्षण के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु उनके चरित्र और सामाजिक बोध और सौंदर्य बोध का विकास होता है। दूसरा जो उद्देश्य है, कला शिक्षण के माध्यम से बच्चों के जीवन को प्रभावित करते हुए उनके आसपास के वातावरण, प्रकृति से जुड़ाव और बंधुत्व भाव और सृजन की ओर उन्मुख करना। तीसरा जो उद्देश्य है, कला शिक्षण के माध्यम से बच्चों में सौंदर्य परक संवेदनशीलता एवं मौलिक अभिव्यक्ति का विकास करना। अब दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो है, मुक्त अभिव्यक्ति किसे कहा जाता है? मुक्त अभिव्यक्ति कला मन की कल्पनाओं की रेखांकित अभिव्यक्ति है। कला जो है वो
मन की कल्पनाओं की रेखांकित अभिव्यक्ति है, मन की कल्पनाओं को उभारने का जरिया है। कला शिक्षक जब श्यामपट्ट पर चित्र बनाकर या रेखांकन करके जो कार्य छात्रों को देता है वे उनका अनुसरण करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं। शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया जो श्यामपट्ट पर बताते हैं विद्यार्थी जो है उसका अनुसरण करते हैं। लगातार अभ्यास करने पर बालक के मन में कला के प्रति रुझान पैदा होता है और वह अपने मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है। बालक जब अपनी कल्पना में कोई भी चित्र या मूर्ति बनाता है यहाँ उसकी मुक्त अभिव्यक्ति है, क्योंकि इस प्रकार के चित्रांकन में बालक पूर्णतः स्वतंत्र होता है। वह अपनी कल्पना से प्राकृतिक दृश्य बनाता है, पशु पक्षियों के चित्र बनाता है तथा अपने साथियों की आकृतियाँ बनाता है। इस प्रकार धीरे धीरे वह कुशल कलाकार बनता जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कला शिक्षक होने के नाते एक विद्यार्थी को कला सामग्री के चयन एवं उपयोग में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। आप जो है वो कला का शिक्षा हैं, कला के शिक्षक हैं आप, और एक विद्यार्थी अपने विद्यार्थी को जो है कला की सामग्री का चयन किस प्रकार करने में सहायता करेंगे। हम जिस विद्या में कार्य आरंभ करने जा रहे हैं उस विद्या से संबंधित आवश्यक सामग्री कौन कौन सी होगी। सर्वप्रथम इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। जिस फील्ड में जिस चित्र बनाना जा रहे हैं हम या जिस का कार्य करना जा रहे हैं उसमें क्या क्या जो है सामानों की आवश्यकता होगी, पहले उस बात को सुनिश्चित करेंगे। बच्चों द्वारा विविध साधनों का प्रयोग करने से पूर्व उन्हें सामग्री की पूरी जानकारी दे देंगे तथा पहले एक बार उसका स्वयं प्रयोग करके अवश्य बताएंगे कि उसका सही ढंग से उपयोग कैसे किया जाए। जैसे चित्र में रंग और ब्रश को किस तरह काम में लें, स्वच्छता कैसे रखें आदि बातों बच्चों को सच्चाई बताई जानी चाहिए। बताने से आशय यह है कि पेंसिल से रेखांकन आदि काम अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। यह शिक्षक को खुद करके बताना चाहिए और बच्चों को देखने में देना चाहिए। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा करो वैसे करो, है ना। पहले ही उन्हें एक बार देख के बता देंगे तो वे उसका अनुसरण करके आसानी से जो है अपना कार्य पूर्ण कर लेंगे। देखते देखते बच्चे स्वयं स्वच्छता और व्यवस्था का ध्यान रखने लगेंगे। बच्चे जो चित्र बनाएंगे उसे स्वेच्छा से पेंसिल अथवा रंग से पूरा कर सकेंगे। पेंसिल पर नियंत्रण प्राप्त कर लें तो उसे ब्रश का भी प्रयोग करने दें। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कला शिक्षा में अनुकरण एवं अभ्यास का क्या योगदान है। कला में है जो अभ्यास का क्या योगदान है। अभ्यास से ही हम किसी कार्य को सीखते हैं। कला ही नहीं, और भी कोई विषय हो या और भी कोई कार्य हो उसको हम कला अनुकरण दूसरों का, अपने शिक्षक का या किसी दूसरे बड़े का अनुसरण करके ही हम सीखते हैं या अभ्यास, निरंतर अभ्यास से सीखते हैं। इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, भारतीय पारंपरिक कलाओं में अनुकरण का विशेष महत्व रहता है। हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से चित्रकलाएं, संगीत के घराने, नाट्य कलाएं प्रचलन में थी। प्रदर्शनकारी कलाओं में तो अनुकरण का विशेष महत्व है। अनुकरण से बच्चे कला संबंधित कई क्रियाएं सीख सकते हैं। किशोरावस्था से पूर्व बाल्यकाल में बच्चे अनुकरण करते हुए चित्रों अथवा बिंबों का अभ्यास करते हैं। यही अनुकरण एवं अभ्यास बच्चों को समाज और संस्कृति से जोड़ने वाला कारक भी सिद्ध होता है। अक्सर यह देखा गया है कि लोक कला के जितने भी बिंब अथवा अवयव देखने को मिले हैं वे सभी विरासत से अनुकरण के जरिए ही कला के वाहन बनते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इन कला बिंबों का अभ्यास बचपन से करते करते ये बच्चे विद्या विशेष के परिपक्व कलाकार बनते हैं। इसलिए कला शिक्षा में पारंपरिक विधि से अनुकरण एवं अभ्यास एवं बाल्यकाल में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसे सुचारू रखते हुए बच्चे का समाज और संस्कृति में संबंध कायम रखा जाता है। जैसे कुम्हार का बेटा जो है, कुम्हार जो घड़े बनाता है तो उसका बेटा भी घड़े बनाना बचपन से ही सीख जाता है और उस कला में पारंगत हासिल कर लेता है, महारत हासिल कर लेता है। उसी तरह से विद्यार्थी भी शिक्षक का अनुसरण करके जो है कला का जो निर्माण है, कला की में पारंगत हासिल कर लेता है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे हमेशा एक ही चित्र बनाते हैं, इस समस्या का कारण एवं निवारण बताइए। कुछ बच्चे एक ही चित्र को हमेशा बनाते रहते हैं। कला प्रवृत्ति बच्चे की समग्र शिक्षा का दर्पण होती है। बच्चे हमेशा जो एक ही चित्र बनाता है, नया चित्र बनाने का प्रयास नहीं करना जरूरी किसी कमजोरी का लक्षण है। बच्चे के मन में नई बातें प्रवेश नहीं कर रही हैं। इसका सीधा सा अर्थ होगा कि बच्चे के मन में नई बातें प्रवेश नहीं कर रही है, वह अलग कुछ सोच नहीं पा रहा है। जो शिक्षा उसको मिल रही है वह ऊपर ही ऊपर रह जाती है। शिक्षक को इस बात का
बोध हो जाए कि बच्चे एक ही चित्र बार बार इसलिए बना रहा है क्योंकि उसकी शिक्षा में कुछ दोष है, उसे जो शिक्षा दी जा रही है वह उसे स्पष्ट नहीं कर पा रही है, तो वह शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति में ही परिवर्तन करेगा। इसमें बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जो बच्चे की कल्पना शक्ति जगा सके, ताकि वह हर क्षेत्र में कुछ नया कर पाए। उसकी कल्पनाओं को विकसित करना चाहिए, उसको ज़्यादा सोचने पर विवश करना चाहिए, मजबूर जो हो जाए वो। ऐसे नई नई जो चीज़ों के बारे में, नई नई वस्तुओं के बारे में उसको बताना चाहिए, नए नए बातें बतानी चाहिए, जिससे उसका जो कल्पनाओं का जो सागर है वो बढ़ता जाए। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल कला के विकास से आप क्या समझते हैं? बाल कला का विकास उसकी आयु तथा अनुभव के अनुसार क्रमशः चरणबद्ध तरीके से होता है। समयानुसार बालक की अभिव्यक्ति सशक्त होती जाती है, उसकी कला में सृजनात्मकता, सत्यता, वास्तविकता, कल्पना, निरीक्षण आदि की झलक दिखाई देती है। बालक की 2 से 15 वर्ष की अवस्था में कला संबंधी अनेक अवस्थाओं का सृजन होता है, जो इस प्रकार प्रथम अवस्था 2 से 3 वर्ष में होती है, द्वितीय अवस्था होती है 4 से 5 वर्ष, तृतीय अवस्था 5 से 6 वर्ष, वर्णात्मक प्रकृतिवाद अवस्था 6 से 7 वर्ष, वर्णात्मक यथार्थवाद अवस्था 8 से 9 वर्ष, चातुष यथार्थवाद अवस्था 10 से 11 वर्ष तथा दमनावस्था होती है 12 से 15 वर्ष आदि। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, कला शिक्षण विधियों के चयन के समय ध्यान देने योग्य बातों का उल्लेख। कला शिक्षण में कला को बनाते हुए, किसी चित्र का निर्माण करते हुए कौन कौन सी जो है सावधानियां रखनी चाहिए, उनके बारे में बात करते हैं। कला के बारे में कला शिक्षण विधियों के चयन में संबंधित ध्यान रखने योग्य बातें। पहली बात है, वही शिक्षण विधि उपयोगी होती है जो बालक की सामर्थ्य, आयु, आवश्यकता और रुचि के अनुरूप हो। अर्थात शिक्षण विधि बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षण विधि बाल केंद्रित होनी चाहिए। प्रत्येक विधि प्रत्येक स्तर के छात्र पर लागू नहीं होनी चाहिए। मतलब कि छात्रों के अलग अलग स्तर पर, छोटे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सरल और आसान जो है चित्रों का निर्माण, आसान शिक्षण विधि का निर्माण, ये सब होना चाहिए। और जो बड़े लेवल के विद्यार्थी हैं, बड़े स्तर के विद्यार्थी हैं, उनके लिए कठिन जटिल जो है समस्याओं का समाधान वो लाना चाहिए। दूसरा है, जो विधियाँ शिक्षण क्षेत्र में बालक को क्रियाशील बनाए रखती हैं वे ही अधिक उपयोगी मानी जाती है। अतः शिक्षण विधि बालकों के लिए क्रियात्मकता के लिए अवसर प्रदान करती है। तीसरी जो बात ध्यान रखने योग्य है, जो शिक्षण विधि बालकों की मूल प्रवृत्तियों को विकसित करने का अवसर देती है वह उपयोगी होती है। कला शिक्षण में बालक को स्वतंत्रता पूर्वक निर्धारित शैली के आधार पर कार्य करने का अवसर देना चाहिए। ऐसा करने से बालक अपनी प्रवृत्तियों को संतुष्ट और विकसित कर सकेगा। चौथा जो है, शिक्षण विधि वही उपयोगी मानी जाती है जिसमें बालकों को पर्याप्त अभ्यास कार्य करने का अवसर मिलता हो। इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि हम वही शिक्षण विधि उपयोग में लाएं जो छात्रों को अभ्यास कार्य करने का अवसर प्रदान करे। मतलब उसमें छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना पड़े, तो उससे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने से उसके बात स्पष्ट हो जाएगी, वह अच्छे से सीख जाएगा, उसको ज्ञान स्थायी हो जाएगा। पांचवा जो ध्यान रखने योग्य बात है, शिक्षण विधि ऐसी हो जिसमें शिक्षक का बालक के साथ अधिकाधिक व्यक्तिगत संपर्क स्थापित हो सके। जो बालक शिक्षक के संपर्क में आता है रहता है, शिक्षक के अच्छे व्यक्तित्व का प्रभाव तो उस बालक पर पड़ता ही है, उसकी व्यक्तिगत कठिनाइयाँ भी सरलता से दूर हो जाती है। इसमें क्या होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक के संपर्क में रहना चाहिए। शिक्षक के प्रति डर या उस विषय के प्रति जो डर है हमारा वो खत्म हो जाता है। छठी जो ध्यान रखने योग्य बात है, जो विधि निर्धारित उद्देश्य और ध्येय को पूरा करने में सहायक होती है उसी विधि का प्रयोग शिक्षण में करना चाहिए। जो विधि है, जो हमारा निर्धारित उद्देश्य है शिक्षा का, ज्ञान अर्जित करने का, वो उद्देश्य को पूर्ण करती हो। सातवां है, शिक्षक विधि वही उत्तम मानी जाती है जिसमें छात्रों के पूर्वज्ञान का सहारा लेकर शिक्षण दिया जाता हो। पूर्वज्ञान पर आश्रित विधि अधिक उपयोगी होती है। बालक उस ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान से बल पर ग्रहण करने में शीघ्र सफल हो जाता है। पूर्व ज्ञान का मतलब क्या है, जो पिछली कक्षाओं में सीखते आ रहे हैं उसी के अनुसार जो है जो सिखाया जाना चाहिए। अगर एक साथ कुछ अलग चीज़ सिखा देंगे तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे और उनका ज्ञान स्तर है वो नीचा होता चला जाएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किशोरावस्था में बच्चों का कला चित्रों की ओर से अलगाव क्यों होने लगता है? किशोर अवस्था की उम्र एक समस्या की उम्र कही गई है। कुछ विशेषज्ञ तो इसे
संकट का समय मानते हैं। जो भी हो, यह स्पष्ट है कि बच्चों के लिए यह अवस्था एक अनुभव होता है। दुनिया बदल जाती है, मन की अवस्था भी बदल जाती है। मन दूसरी बातों में इधर उधर भटकने लगता है, एकाग्रता नहीं रहती। शारीरिक विकास तो एक ढंग से हो जाता है, उसकी शारीरिक प्रवृत्तियां भी युवाओं सी होने लगती है, लेकिन मानस इतना विकसित नहीं होता। उसका दिमाग जो है पूर्णतः विकसित नहीं हो पाता है, जिसे वह अपने आपको ठीक ठाक समझ नहीं सके, है ना। परिचय काल में बच्चे चीज़ों के वास्तविक आकार के बारे में जानने लगते हैं, और किशोरावस्था आने पर जबकि उनके मन को अवस्था भी बदलने लगती है, उसी कला के काम पर बहुत असर पड़ता है। वास्तविकता के बारे में सचेत और संज्ञान होने के कारण उन्हें शीघ्र निराशा का अनुभव होता है, क्योंकि वह चित्र बनाते हैं किंतु उसका वास्तविक नहीं बनता जितना उन्हें दिखता है। उनकी आंखें वस्तु को और उनके चित्र में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनका हाथ हार मान जाता है। बच्चे की हिम्मत टूट जाती है और कला की ओर से उनका दिल हटने लगता है। जब जो चित्र जो उनको बनाना है वो पूर्णतः उसी प्रकार का नहीं बनता, तो बच्चे का हिम्मत टूटती है, उसका विश्वास कम होता है, और कला की ओर से दिल जो ध्यान है वो हटता जाता है। तो उसके लिए उसको निरंतर अभ्यास करवाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें।